नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल नॉवल स्टोरी एफएम में। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको कल्पनाओं की एक नई दुनिया में ले जाती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल का होम पेज ओपन करें, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, आपसे एक बहुत जरूरी बात साझा करनी है। आजकल यूट्यूब पर स्टोरी चैनलों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और कई चैनल अचानक डिलीट या बंद हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका ये खूबसूरत साथ कभी टूटे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तब भी कहानियों का ये खूबसूरत सफर बिना रुके चलता रहे। टेलीग्राम पर जाएं और नोवेल स्टोरी एफएम सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको चैनल खोजने में कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पर ऊपर दिया गया टेलीग्राम लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 65 पैसों के लिए, हुस्न के लिए। आखिरकार काव्या युवराज की टेबल पर एक फीमेल क्लासमेट के बगल में बैठ गई। 5:30 बजे के थोड़ा बाद युवराज ने चारों तरफ देखा। बुलाए गए सभी क्लासमेट्स आ चुके थे। इस गेट टुगेदर को ऑर्गेनाइज करने वालों में से एक होने के नाते वह खड़ा हुआ और उसने एक जोरदार स्पीच दी। पहले ये काम आमतौर पर उनके क्लास मॉनिटर का होता था, एक ऐसा लड़का जो सुना है आजकल जियांग इलाके में बिजनेस करने में बिजी है। भले ही स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में कोई खास नहीं था, लेकिन वो हमेशा से ही बातूनी और लच्छेदार बातें करने वाला था। सिस्टम में कुछ साल काम करने के तजुर्बे के बाद उसकी इस खूबी में काफ़ी निखार आ गया था। वह बहुत ही सधे हुए शब्दों में बोल रहा था और उसमें एक लीडर वाला रुतबा झलक रहा था। कहना पड़ेगा, इस बंदे में सच में दम है, विकास ने कहा। हाँ, यश शर्मा ने आह भरते हुए कहा। अंदर ही अंदर वो अपने पिता के रुतबे पर करियर बनाने वाले इन रईसजादों को थोड़ा नीची नज़र से देखता था, लेकिन उसे ये मानना पड़ा कि इन लोगों में वाकई कुछ खास खूबियां होती हैं। यही उनका प्लस पॉइंट था। वेटर को इशारा करने के बाद जल्दी ही खाना आ गया। डिशेज दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थीं। आखिर ये एक हाई एंड होटल था, क्वालिटी तो अलग होनी ही थी। फिर युवराज ने पहला टोस्ट रखा। शराब अच्छी थी और ज़्यादातर लोगों ने एक ही घूंट में अपना ग्लास खाली कर दिया। यश शर्मा ने हालांकि शराब नहीं पी, उसने पानी पिया। उसके बाद सबने खाना और गपशप करना शुरू कर दिया। पेट में शराब का एक ग्लास जाते ही माहौल और भी खुशनुमा हो गया। तुम क्यों नहीं पी रहे? यश शर्मा के बगल में बैठे विकास ने पूछा। मैं ड्राइव करके आया हूँ और सच कहूँ तो मेरा पीने का मन भी नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शराब से जुड़ी उसकी कुछ कड़वी यादें थीं। वो बहुत अच्छे से जानता था कि नशे में धुत होने के बाद कितना बुरा हाल होता है। हालांकि प्राचीन झरने का पानी पीने और प्रकृति का क्लासिक की साधना करने की वजह से अब उसकी शारीरिक क्षमता एक आम इंसान से दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी थी, फिर भी वो न पीना ही पसंद करता था। दोस्तों से मिल रहे हो और थोड़ी सी भी न पियो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बगल में बैठे एक और क्लासमेट मोहित ने बीच में बोलते हुए कहा। सच में नहीं पी सकता, पीने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह चलो कोई बात नहीं। युवराज के बाद विक्रम सिंह ने भी एक टोस्ट रखा। 2 ग्लास शराब अंदर जाने के बाद लोग बात करने में ज़्यादा रिलैक्स हो गए और उनकी बातचीत के टॉपिक भी बढ़ गए। तुम्हारी कंपनी में कैसा चल रहा है? वही पुराना हाल है, कंपनी ठीक ठाक कर रही है, लेकिन सैलरी तो फिक्स ही है ना। सुना है जयेश देसाई आजकल तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो पहले ही मैनेजर बन चुके हो। युवराज भी विक्रम सिंह से गपशप कर रहा था। विक्रम भाई, तुम्हारा अगला प्रमोशन कब तक होगा? अगले 2-1 साल में तो कोई चांस नहीं है, पहले ज़मीनी स्तर पर बेस बनाना पड़ेगा। ओए याद आया, गौरव भी कुछ दिनों में वापस आने वाला है। सच में? सुना है दमन के टैक्स डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया था। क्लास रियूनियन ऐसे ही होते थे, क्लासमेट से पूछना कि वे क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बताना और फ्यूचर में कांटेक्ट में रहने के लिए नंबर एक्सचेंज करना। अगर साथ काम करने का कोई स्कोप होता तो वे ज़्यादा बात करते और कुछ ग्लास और पी लेते। यश शर्मा भी अपने बगल वाले क्लासमेट से गपशप कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद लोग अपनी सीट छोड़कर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। आजकल किस काम में बिजी हो? विक्रम सिंह ने यश शर्मा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। घर पर खेती कर रहा हूँ, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खेती हो ही नहीं सकता, विक्रम सिंह ने ये सुनकर हंसते हुए कहा। सच में? पहाड़ पर एक ज़मीन लीज पर ली है? अच्छा, तो तुम एक लोकल ज़मींदार बनने वाले हो? विक्रम सिंह हंसा। चलो नंबर एक्सचेंज कर लें, मेरे पास अभी भी तुम्हारा नंबर नहीं है। बिल्कुल, दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। एक हो जाए, विक्रम सिंह ने शराब का एक ग्लास भरते हुए कहा। ये सच में नहीं हो पाएगा, यश शर्मा ने अपने पेट की तरफ इशारा किया। चलो फिर किसी और दिन।
मैं साल के आखिर तक आऊँगा, तब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तब मिलते हैं। ग्रेजुएशन के 3 साल बाद एक ही क्लास के बच्चों में आप लगभग अंदाजा लगा सकते थे कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन नहीं। कुछ लोग सिस्टम में घुस गए थे जिनकी पक्की सरकारी नौकरी लग गई थी, जैसे युवराज। कुछ के पास अच्छी पोस्ट थी, जैसे विक्रम सिंह। लेकिन ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में थे। कहने को तो वे अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन असल में सब घर, कार और पैसों के लिए था। अभी मार्केट अच्छा नहीं था, इकोनॉमी स्लो हो रही थी और कंपनियों पर कभी भी रिस्क या बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। पास की एक टेबल पर युवराज हाथ में अपना ग्लास लिए, चेहरे पर मुस्कान के साथ, अपने बगल के क्लासमेट से हंस बोल रहा था और खुद में काफ़ी खुश लग रहा था। काव्या, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? वह अपना ग्लास लेकर काव्या के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि प्राइवेट रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, इस खूबसूरत लड़की का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था, जैसे तैरते हुए गुलाबी बादल हों, जो उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की को तो घर ले जाना चाहिए, ताकि हर दिन उसके प्यार और कोमलता का एहसास किया जा सके। काव्या को करीब से देखकर युवराज के मन में ये ख्याल आ ही गया। एक बार जब ये ख्याल आया तो ये जंगल की आग की तरह बेकाबू होकर फैलने लगा, जिसे दबाना नामुमकिन था। नहीं, खाना काफ़ी अच्छा है, काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर और खाओ, आओ, मैं तुम्हारे लिए एक टोस्ट रखता हूँ। तुम हमेशा जवान रहो, तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी हों और साथ ही तुम्हें एक अच्छा पति मिले। उसके बगल में बैठी एक फीमेल क्लासमेट ने हंसते हुए बीच में कहा। बिल्कुल। टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने भी हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाए। मैं सोचता हूँ कि हमारी इतनी खूबसूरत काव्या के दिल में कैसा जीवन साथी होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं इसके लायक हूँ? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! आसपास के लोग मजे लेते हुए उसे चिढ़ाने लगे। पास ही बैठे यश शर्मा ने ऊपर देखकर युवराज की तरफ देखा और फिर उसके बगल में बैठी काव्या को। एक थोड़ा डैशिंग था तो दूसरी एकदम संगमरमर जैसी खूबसूरत। वे सच में एक अच्छी जोड़ी लग रहे थे। बस, काव्या ने मुस्कुरा दिया, ना तो हाँ कहा और ना ही मना किया। उसने बस कुछ फॉर्मल बातें कहीं, जिससे युवराज की इज्जत रह गई, और जूस का एक छोटा सा घूंट लिया। बहुत बढ़िया। किसी और ने फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइवेट रूम में कुछ देर बैठने के बाद हवा में सिगरेट का गाढ़ा धुआं भर गया था। सिगरेट, शराब और खाने की महक आपस में मिल गई थी। यश शर्मा ने अपनी नाक सिकुड़ी, खड़ा हुआ और ताजी हवा के लिए बाहर जाना चाहा। कॉरिडोर की हवा थोड़ी बेहतर थी। यश शर्मा, उसे वहां खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अरे, ये तो आप हैं। उसे पुकारने वाला इंसान असल में राजेश सिंघानिया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास रियूनियन। और आप? यश शर्मा ने प्राइवेट रूम की तरफ इशारा किया। यहाँ दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूँ। यश शर्मा को वहां देखकर राजेश सिंघानिया ने उससे थोड़ी देर बात करने का फैसला किया। जब वे बात कर रहे थे, कुछ ही दूरी पर एक प्राइवेट रूम से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। वो ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ा दुबला पतला सा था और उसने सूट जैकेट पहन रखा था। मैं सोच ही रहा था कि तुम बाहर आकर कहाँ गायब हो गए, उस आदमी ने पास आते हुए मुस्कुराकर कहा। ओह, एक दोस्त मिल गया था, उसी से बात कर रहा था, राजेश सिंघानिया ने उस आदमी से मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग पीजिए, मैं आता हूँ। तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? और ये कौन है? ओह, मैं तो मिलवाना ही भूल गया। ये यश शर्मा है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, यूँ कह लो कि छोटा भाई है, राजेश सिंघानिया ने यश शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये लखनपुर के गार्जियन ऑफिशियल हैं, डिप्टी कलेक्टर देशमुख। कलेक्टर, ये सुनकर यश शर्मा एकदम चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा यह मामूली सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी लखनपुर के उन गिने चुने लोगों में से है जिनके पास असली पावर है। अध्याय 66, ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन, सालों पुरानी लाजवाब शराब। अरे, अभी उसके आगे डिप्टी शब्द भी लगा है। ओह, हा, राजेश सिंघानिया ये सुनकर हंस पड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक अच्छी शराब लाए हो? डिप्टी कलेक्टर देशमुख ने पूछा। आप प्लीज़ अंदर चलिए और थोड़ा वेट कीजिए, मैं बस अभी आया, राजेश सिंघानिया ने कहा। एक तरफ वो पॉलिटिकल और बिजनेस के लोगों को हैंडल कर रहा था और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी नौजवान था जिससे दोस्ती करना सच में फ़ायदे का सौदा था। वो जानता था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। राजेश भाई, आप जाए और अपना काम देखिए, मैं तो बस थोड़ी हवा खाने बाहर आया था, सिचुएशन को समझते हुए यश शर्मा ने जल्दी से कहा। ठीक है, वैसे क्या तुमने कुछ पिया है? मैं बाद में किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए अरेंज कर दूंगा। राजेश सिंघानिया जाने ही वाला था कि रुककर उसने पूछा। नहीं, मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। राजेश सिंघानिया डिप्टी कलेक्टर देशमुख के साथ साथ चला गया। जाने से पहले डिप्टी कलेक्टर देशमुख ने यश शर्मा को देखकर हामी भरी। तुम्हारा यह नौजवान दोस्त क्या करता है?
डिप्टी कलेक्टर देशमुख ने मुस्कुराते हुए पूछा। खेती करता है आपके ही एरिया में? ओह, ऐसा हो ही नहीं सकता। डिप्टी कलेक्टर देशमुख ये सुनकर हंस पड़े। अपने लेवल के इंसान के तौर पर उन्होंने कई फंक्शंस अटेंड किए थे और बहुत से लोगों से मिले थे। उन्होंने राजेश सिंघानिया जैसे कई बिजनेसमैन देखे थे। वो इन बिजनेसमैन की फितरत को बहुत अच्छे से जानते थे। ये लोग बिना फायदे के कोई कदम नहीं उठाते, इनकी परख बहुत तेज होती है और इनके काम करने के तरीके हैरान करने वाले होते हैं। अभी उन्होंने राजेश सिंघानिया का उस नौजवान के प्रति जो रवैया देखा वो जानबूझकर चापलूसी करने जैसा था। वो पॉलिटिकल और बिजनेस के मेहमानों से भरी टेबल को इग्नोर करके खास तौर पर उस नौजवान से 2 शब्द बात करने गया था। ऐसा रवैया सच में हैरान करने वाला था। पूरे लखनपुर में ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे जिनके लिए राजेश सिंघानिया ऐसा बर्ताव करे। चलिए, मैं जो पुरानी शराब लाया हूँ उसे टेस्ट करते हैं, राजेश सिंघानिया ने बात पलटते हुए मुस्कुराकर कहा। ओए यश शर्मा, तुम बाहर क्यों आ गए? प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और युवराज, जिसका चेहरा लाल हो रखा था, बाहर आया और यश शर्मा के कंधे को थपथपाया। बस ताजी हवा खाने आया था, अंदर सब पी रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें बाद में मेरे साथ 2-4 राउंड और पीने पड़ेंगे। मेरा पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं पीऊंगा, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे थोड़ा कम पी लेना, कोई बात नहीं। प्राइवेट रूम में वापस आने के कुछ ही देर बाद जब यश शर्मा बैठा ही था, युवराज हाथ में वाइन का ग्लास लिए उसके पास आ गया। मेरे सभी पुराने क्लासमेट्स के नाम, चीयर्स। उसने पहले पूरी टेबल को टोस्ट दिया, फिर कुछ लोगों से बात की और उसके बाद यश शर्मा के पास आकर खड़ा हो गया। यश शर्मा, एक ड्रिंक हो जाए तुम्हारे और मेरे नाम। मैं सच में नहीं पी सकता। कैसा रहेगा अगर मैं शराब की जगह पानी पी लूं? ऐसा कैसे चलेगा? अभी तो हमारी खूबसूरत लड़कियों ने भी बिना पिए जान नहीं छुड़ाई। तुम सिर्फ पानी पीकर कैसे बच सकते हो? युवराज ने कहा। मैंने सच में बिल्कुल नहीं पी है, मैं वाकई नहीं पी सकता, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी जब से ट्रैफिक के नियम सख्त हुए हैं, शराब पीकर ड्राइव करने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा डिनर टेबल पर अगर कोई कहता था कि वो ड्राइव कर रहा है तो लोग आमतौर पर उसे पीने के लिए फोर्स नहीं करते थे। क्या बात है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? युवराज थोड़ा नाराज सा दिखा। उसने सबको टोस्ट दिया था और यश शर्मा पहला इंसान था जिसने मना किया। उसकी नज़र में यह उसकी बेइज्जती थी। कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। क्रीक, तभी दरवाजा खुला और एक वेटर अंदर आया। वो एक ट्रे धकेल रहा था जिस पर शानदार पैकिंग वाले शराब के 2 डब्बे रखे थे। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये शराब की 2 बोतलें हैं जो बगल वाले प्राइवेट रूम से मिस्टर राजेश ने भिजवाई हैं। क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर यश शर्मा कौन है? मैं हूँ। कुछ पल की शांति के बाद यश शर्मा ने अपना हाथ उठाया। ये शराब मिस्टर राजेश की तरफ से है, आपके और आपके क्लासमेट्स के टेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि आपकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मैं इसे कहाँ रख दूँ? बस टेबल पर रख दो। तकलीफ के लिए शुक्रिया, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वेलकम सर। वेटर जल्दी से चला गया। ओह, तो इसलिए तुम नहीं पी रहे थे, इस शराब का वेट कर रहे थे? तुम्हें लगा मेरी मंगवाई हुई शराब अच्छी नहीं है? युवराज के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। इस क्लास रियूनियन के लिए शराब उसने ही अरेंज की थी। ये शराब राज्य का एक जानामाना ब्रांड थी और यह सस्ती भी नहीं थी। जिन लोगों ने पहले पी थी सबने कहा था कि शराब काफ़ी अच्छी है। तो चलो यश शर्मा की लाई हुई शराब टेस्ट करते हैं, युवराज ने बनावटी हंसी हंसते हुए जोर से कहा। यश शर्मा ने यह सुना और बेबसी में अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह शराब राजेश सिंघानिया ने ही भेजी होगी। उसका इरादा तो अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे ये बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और युवराज भड़क जाएगा। युवराज पास गया और जब उसने डब्बे देखे तो थोड़ा सा हैरान रह गया। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी शुरू करने के इन सालों में अपनी जॉब की वजह से उसने अनगिनत पार्टियों में हिस्सा लिया था। कभी वो पार्टी देता था तो कभी कोई और। इन महफिलों में उसने खूब खाया, सिगरेट पी और ढेर सारी शराब पी थी। उसे अभी भी शराब की क्वालिटी पहचानने की अच्छी खासी समझ थी। जैसे कि उसके सामने रखी शराब की दोनों बोतलें बहुत ही शानदार थीं। भले ही यह माओताई या वुलियांगे जितनी फेमस न हो, लेकिन फेंजियू भी एक जानी-मानी देसी शराब थी और सबसे फेमस वैरायटी तो उसके सामने ही रखी थी, फेंजियू ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन, जो 20 से 30 साल पुरानी थी। युवराज को इस शराब की फिक्स कीमत तो याद नहीं थी, लेकिन ये कम से कम कुछ 100 युआन की एक बोतल तो थी ही। ठीक है, तुमने इतनी अच्छी शराब पहले क्यों नहीं निकाली? युवराज ने एक बोतल खोली। अब कमरे में लगभग सभी की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। मैंने इसे नहीं खरीदा है, मैं पीता नहीं हूँ, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसे इस क्लास रियूनियन में आने पर पछतावा होने लगा था। अगर तुम नहीं पीते तो हम तुम्हारी तरफ से पी लेंगे, पास ही खड़े विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर बात को संभालते हुए कहा और एक गिलास भर लिया। चूंकि यश शर्मा नहीं पी रहा है तो छोड़ो,
मैं तुम्हारे साथ एक टोस्ट करता हूँ। इस तरह यह अजीब सी सिचुएशन संभल गई। ये कौन सी शराब है? हमें भी टेस्ट कराओ। बैठे हुए लोगों में शराब के कुछ अच्छे पारखी भी थे और ये 2 बोतलें सच में लाजवाब थीं। वे बहुत जल्दी खाली हो गईं। क्या शानदार शराब है, किसी ने पीने के बाद चिल्लाकर कहा। एक नामी शराब वाकई नामी शराब होती है। शायद शराब सच में बहुत अच्छी थी, या शायद कुछ लोग पहले ही काफ़ी नशे में थे। उनकी आवाज़ें थोड़ी तेज हो गई थीं। जब युवराज ने यह आवाज़ सुनी तो शराब का ग्लास पकड़े उसका हाथ हल्का सा कांपा और गुस्सा इस कदर चढ़ा कि उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। आज का इवेंट अच्छा चल रहा था, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। यहाँ तक कि कुछ ही पल पहले शराब के नशे में उसने काव्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए आधे मजाक में प्रपोज किया था और उसने सीधे तौर पर मना भी नहीं किया था। वो एक लड़की की झिझक को समझता था, खासकर उसके जैसी खूबसूरत लड़की की जिसे और भी ज़्यादा रिजर्व रहना चाहिए। लेकिन यश शर्मा ने पूरी स्क्रिप्ट ही बिगाड़ दी। उसने टोस्ट से मना किया और फिर पता नहीं कहाँ से ये 2 बेहतरीन शराब की बोतलें ले आया। ये सब क्या था? दिखावा? तुम गांव के एक मामूली से किसान हो, यहाँ किस बात की हवाबाजी कर रहे हो? वो जितना सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता और उसने एक ग्लास और पी लिया। ये तो बहुत जबरदस्त है। यश शर्मा, क्या तुम्हारे पास और भी है? युवराज अचानक पलटा और यश शर्मा पर चिल्लाया। अभी तो सबका मन भी नहीं भरा है ना? हाँ, किसी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाए। अब और नहीं बची है। यह एक दोस्त ने गिफ्ट की थी, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी लेकिन एकदम साफ थी। सच में? ऐसा तो नहीं कि तुम कंजूसी कर रहे हो? सच में, यश शर्मा ने जवाब दिया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ शराब की कोई कमी नहीं है, विक्रम सिंह ने साइड से मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने ये सुना और चुप हो गया। उसने इसे यश शर्मा को उकसाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इंसान उसके जाल में फंसेगा ही नहीं। अध्याय 67, एक तरफा प्यार। कुछ देर बाद सबने जी भर के खा पी लिया था और अब वे डिस्कस कर रहे थे कि मजे करने कहाँ जाएं। क्लास रियूनियन का मतलब ही खाना पीना और खूब मजे करना था। मेरा एक सजेशन है, क्यों ना हम पास वाले KTV में जाकर गाने गाएं? युवराज ने अचानक जोर से कहा। राज पैलेस होटल के बगल में एक KTV था जो इसी होटल का था। ये कुछ ही साल पहले खुला था, इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी और इसका बिजनेस खूब चलता था। बिल्कुल, क्या तुम पार्टी दे रहे हो? एक क्लासमेट ने तुरंत जवाब दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम चल रहे हो? यश शर्मा के बगल में बैठे विकास ने पूछा। मैं नहीं जा रहा। यश शर्मा ने अपना फ़ोन चेक किया, 8 बज चुके थे। KTV जाने का मतलब था कम से कम 10 बज जाना और वो आधी रात से पहले घर नहीं पहुंच पाता। वो अपने पिता को रात भर पहाड़ पर अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। थोड़ी ही देर में खाना सर्व हो गया। खाना खाने के बाद पूरा ग्रुप प्राइवेट रूम से निकला। सब बगल वाले KTV में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू दिखाने के लिए तैयार थे, जबकि युवराज बिल चुकाने काउंटर पर गया। होटल की लॉबी में पहुंचते ही यश शर्मा ने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। वो मुड़ा तो देखा कि वो राजेश सिंघानिया था। राजेश भाई, तुमने शराब पी है? क्या मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहूँ? राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराकर पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पी ही नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊँगा। चलो ठीक है, मैं अब निकलता हूँ, कोई भी काम हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। पक्का, राजेश सिंघानिया ने उसकी पीठ थपथपाए और मुड़कर चला गया। यश शर्मा होटल से बाहर निकला, अपने क्लासमेट से काफ़ी पीछे। तभी आगे चल रहा एक इंसान खुद ही रुक गया। ये देखकर कि यश शर्मा को उनके साथ आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मुड़ा और उसकी तरफ चल दिया। क्या हुआ, साथ नहीं चल रहे? जो इंसान उसके पास आ रहा था वो विक्रम सिंह था। मैं नहीं आऊँगा, मुझे घर जाना है, युवराज को बता देना। ठीक है, चलो फिर किसी और दिन मिलते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। तुम वापस कैसे जा रहे हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में ध्यान से जाना। विक्रम सिंह को बाय कहने के बाद यश शर्मा अकेला पार्किंग में गया और अपनी कार स्टार्ट की। जैसे ही वो पार्किंग से बाहर निकला, उसने देखा कि दूर सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। उसने एक लंबा कोट पहना हुआ है, उसके लंबे बाल उड़ रहे हैं और वो थोड़ी परेशान सी लग रही है। यश शर्मा ने अपनी कार सड़क के किनारे लगाई और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज़ दी। काव्या। यश शर्मा। आवाज़ सुनकर काव्या ने कार में बैठे इंसान को देखा और वो थोड़ी सी चौंक गई। तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अस्पताल तक। काव्या ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई और तभी एक मीठी सी खुशबू का झोंका यश शर्मा को छू गया। यश शर्मा ने कार सीधे अस्पताल की तरफ मोड़ दी। क्या घर में कोई बीमार है? काव्या के परेशान चेहरे को देखकर यश शर्मा ने पूछा। हाँ, मुझे अभी फ़ोन आया था, मेरी माँ को अचानक चक्कर आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज़्यादा चिंता मत करो। यश शर्मा की कार के निकलने के कुछ ही देर बाद एक ऑडी A4 वहाँ आए।
अरे वो कहाँ गई? शराब की बदबू मारता हुआ युवराज कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। काव्या को वहां ना पाकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसे कॉल किया। कार में बैठी काव्या ने अपना फ़ोन उठाया और देखा। हेलो युवराज। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अस्पताल के रास्ते में ही हूँ। तुम अपने क्लासमेट्स के साथ रहो। शुक्रिया, काव्या ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी लग रही थी। बस थोड़ा रुको, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। युवराज ने फ़ोन काटा और अस्पताल की तरफ ड्राइव करने लगा और अपने क्लासमेट्स के ग्रुप को वहीं छोड़ दिया। इस खूबसूरत लड़की के सामने उन क्लासमेट्स की क्या औकात थी? वैसे भी किसी को उनकी परवाह कहाँ थी। दूसरी तरफ यश शर्मा और काव्या अस्पताल पहुंच चुके थे। काव्या की मां का चेकअप हो चुका था और पता चला कि उन्हें सेरेब्रल एम्बोलिज्म, दिमाग की नस में रुकावट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। उन्हें एडमिट करके सही डिपार्टमेंट में इलाज के लिए भेज दिया गया था। मैं पहले अपनी मां को देखने जा रही हूँ। मैं किसी और दिन तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी, काव्या ने यश शर्मा से कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ। शायद तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है, चलो भी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वे दोनों सीधा 15वीं मंजिल पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गए। काव्या का भाई और पिता वहां मौजूद थे और उसकी मां को पहले ही एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरी मां कैसी हैं? काव्या ने घबराते हुए पूछा। ये पुरानी बीमारी है, उन्हें घर पर चक्कर आ गया था, तो मैंने तुम्हारे भाई को उन्हें यहाँ लाने के लिए कहा। किस्मत से हम समय पर आ गए और उन्हें ड्रिप लग चुकी है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो गड़बड़ हो सकती थी, काव्या के पिता ने कहा। ये कौन है? उसके भाई ने यश शर्मा की तरफ इशारा किया। मेरे क्लासमेट हैं, इन्होंने ही मुझे यहाँ छोड़ा है, काव्या ने कहा। ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरे पापा हैं। अंकल, भाई साहब, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट किया। हाँ, काव्या के पिता ने यश शर्मा को गौर से देखते हुए जवाब दिया। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। थोड़ी देर रुकने और ये देखने के बाद कि मदद करने लायक कुछ नहीं है, यश शर्मा ने काव्या से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। काव्या यश शर्मा को लिफ्ट तक छोड़ने आई। उसे जाते हुए देखने के बाद वो वार्ड में लौट आए और तभी उसे युवराज का कॉल आया। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई, वो सच में ये कॉल नहीं उठाना चाहती थी। 10 मिनट से भी ज़्यादा समय के बाद युवराज भी जल्दबाजी में ऊपर आया और वार्ड में पहुंच गया। उसके हाथ में कुछ सामान था, हालांकि उससे सिगरेट और शराब की तेज बदबू आ रही थी। काव्या, तुम्हारी माँ कैसी हैं? युवराज ने पूछा। उन्हें ड्रिप लगी है, वो ठीक हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, काव्या ने कहा। तुम्हारी माँ बीमार हैं, तो मैं कैसे नहीं आता? वो कुछ देर वार्ड में रुका, काव्या के पिता और भाई से बात की और फिर अस्पताल में अपनी जान पहचान के किसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए एक फ़ोन मिलाया। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया है और उससे कल आकर देखने को कहा है। मुझे पक्का नहीं पता कि वो कोई मदद कर पाएगा या नहीं, युवराज ने काव्या से मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। थोड़ी देर बाद युवराज का फ़ोन बजा। उसने देखा कि यह किसी क्लासमेट का था। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, काव्या ने कहा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। बाय अंकल, बाय भाई साहब। युवराज पहले तो फ़ोन काटना चाहता था, लेकिन वो झिझक गया। आखिर उसी ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और उसे इसे पूरा भी करना था। इसके अलावा काव्या की मां की बीमारी कोई सीरियस नहीं थी और उसके रुकने से कोई खास मदद भी नहीं मिल रही थी। वहाँ कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे जिनसे उसे रिश्ते बनाने थे, क्योंकि वे फ्यूचर में उसके काम आ सकते थे। काव्या उसे लिफ्ट तक छोड़ने आई। युवराज ने आखिरकार जाने से पहले उससे थोड़ी बात की। काव्या, क्या ये दोनों लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं? काव्या की मां ने, जिन्हें अभी भी ड्रिप लगी थी, उसके बैठते ही मुस्कुराकर पूछा। नहीं माँ, काव्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। युवराज वाकई उसके पीछे पड़ा था, लेकिन यश शर्मा ने ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया था, वे बस क्लासमेट थे। तो तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। शादी एक लड़की के लिए जिंदगी भर का सवाल होता है। माँ, आप बस अपने ठीक होने पर ध्यान दो। पापा, भैया, आज रात मैं यहाँ रुकूंगी। आप लोग घर जाकर आराम क्यों नहीं करते? जब तक यश शर्मा ड्राइव करके गांव वापस पहुंचा, तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। कार पार्क करने के बाद वो जल्दी से पहाड़ पर चढ़ गया। दूर से ही छोटी सी कुटिया में बत्ती जलती हुई दिख रही थी। जैसे ही वो पहाड़ के नीचे पहुंचा, उसने शेरू को अपनी तरफ दुम हिलाते हुए दौड़कर आते देखा। पहाड़ पर जाकर उसने देखा कि प्रकाश शर्मा अभी तक सोए नहीं हैं, बल्कि ताओ धर्म का कोई शास्त्र पलट रहे थे। अध्याय 68, घायलबाज। पापा, मैं आ गया। आप पहाड़ से नीचे जाकर सो क्यों नहीं जाते? यश शर्मा ने घर में घुसते ही धीमी आवाज में कहा। ये कौन सी किताब है? इसमें क्या लिखा है? प्रकाश शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ी येलो कोट क्लासिक की किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा।
यह एक ताओशास्त्र है, ये दिमाग और स्वभाव को शांत करने में मदद करता है। हम, प्रकाश शर्मा ने जवाब में बस हुंकारा भरा और जाने के लिए मुड़े। पहाड़ों में ठंड है, अच्छे से ओढ़कर सोना, उन्होंने जाते जाते उसे याद दिलाया। ठीक है शेरू, पिताजी को पहाड़ के नीचे तक छोड़कर आओ। जब वो घर पहुंच जाएं तब वापस आ जाना, यश शर्मा ने अपने पिता की तरफ इशारा करते हुए शेरू को आवाज लगाई। कोई जरूरत नहीं है। शेरू अपनी जगह से दौड़कर बाहर आया, मानो वो यश शर्मा की बात समझ गया हो, और प्रकाश शर्मा के पीछे पीछे चल दिया। करीब 40 मिनट बाद शेरू वापस आ गया। यश शर्मा ने घर पर फोन करके पक्का किया कि उसके पिता सुरक्षित पहुंच गए हैं। उसके बाद वो आराम करने अंदर चला गया। अगली सुबह जल्दी उठकर अपने लगाए हुए जादुई घास के कुछ पौधों में गाढ़ा प्राचीन झरने का पानी डालने के बाद वो सीधा पहाड़ के ऊपर चला गया। जैसे जैसे दूर आसमान में लाली छाने लगी और सूरज उगने वाला था, उसने अपनी रोज वाली साधना शुरू कर दी। पहाड़ की एक चट्टान पर बैठे हुए उसे हवा बहुत ठंडी लग रही थी। यश शर्मा का शरीर एक हल्की सी लय के साथ उठ गिर रहा था। उसके अंदर की प्राणवायु पानी की तरह बह रही थी, उसकी नसों में चक्कर लगा रही थी। तभी सूरज क्षितिज से ऊपर आ गया। ठीक उसी वक्त यश शर्मा को अपने शरीर में प्राणवायु का हल्का सा उछाल महसूस हुआ। कई चक्कर लगाने के बाद वो वापस उसके पेट के निचले हिस्से में चली गई। ये रोज सुबह के पढ़ाई के सेशन जैसा था। अपनी साधना पूरी करने के बाद यश शर्मा आम जड़ी बूटियों में बहुत ज्यादा पतला किया हुआ प्राचीन झरने का पानी डालने के लिए पहाड़ से नीचे आया। आखिर इन जड़ी बूटियों की गिनती काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि अब उसके पास प्राचीन झरने का पानी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी यह काफ़ी नहीं था, इसलिए उसे इसे और पतला करना पड़ता था। सुबह करीब 10 बजे यश शर्मा की माँ सुषमा शर्मा पहाड़ के नीचे से ऊपर आईं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, कल की क्लास रियूनियन कैसी रही? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? क्या तुमने किसी का नंबर लिया? सुषमा शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, क्लास रियूनियन बस गपशप करने के लिए होती है। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, और जो आए थे उनके पहले से ही बच्चे हैं, यश शर्मा ने कहा। अरे इतनी जल्दी? खुद को देखो, सारा दिन इस पहाड़ पर पड़े रहते हो, तुमने अपना मौका गंवा दिया है ना? सुषमा शर्मा ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। ऐसी बात नहीं है माँ, प्लीज़ बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। यश शर्मा ने जल्दी से एक बर्तन ब्लैक टी बनाए और उनके लिए एक कप निकाला। ये सब छोड़ो, बस जल्दी से घर में एक बहू लाने का कोई तरीका ढूंढो, सुषमा शर्मा ने कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जब तुम सारा दिन इस पहाड़ पर ही पड़े रहते हो तो तुम क्या कोशिश कर लोगे? सुषमा शर्मा ने गुस्से में कहा। अरे माँ, मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। क्या बात है? जब मैं शहर गया था तो मैंने दीदी का किराए वाला घर देखा। वो जगह कुछ खास नहीं है। पुरानी बिल्डिंग होने के अलावा वो मोहल्ला भी थोड़ा अजीब सा है। क्यों ना हम एक फ्लैट ही खरीद लें? यश शर्मा ने सलाह दी। उसका किराए का घर वाकई खराब है। मैं और तुम्हारे पापा वहाँ गए हैं, लेकिन शहर में फ्लैट अब बहुत महंगे हो गए हैं। मैंने तुम्हारी बहन से सुना है कि वहाँ 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हम उसके लिए फ्लैट खरीद लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? सुषमा शर्मा ने जवाब दिया। गांव में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को अहमियत देने वाली सोच अभी भी बनी हुई थी। ऐसा करते हैं माँ, फ्लैट के पैसे मैं दे दूंगा और दीदी को पहले वहाँ रहने दूंगा। आपका क्या ख्याल है? यश शर्मा ने पूछा। तुम पैसे दोगे? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? सुषमा शर्मा हैरान रह गईं। आप उसकी चिंता मत करो, बस ये बताओ कि आप राजी हो या नहीं। मुझे वापस जाकर तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, तो जल्दी वापस जाकर पापा से बात करो। अभी दीदी को कुछ मत बताना, मुझे डर है वो मानेंगी नहीं। हम सुषमा शर्मा ने अपनी चाय खत्म की और घर से निकल गईं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक गईं। सुनो, और जो मैंने तुम्हें कहा है ना, उस काम में लग जाओ। मुझे पता है माँ। दोपहर के वक्त जब यश शर्मा अपने कमरे में पढ़ रहा था, तभी उसे अचानक फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद बाहर शेरू के भौंकने की आवाज़ आई। क्या हो रहा है? यश शर्मा छोटी सी कुटिया से बाहर निकला, आवाज़ की तरफ गया और हैरान रह गया। उसने एक बाज देखा। उसके पंख थोड़े बिखरे हुए थे और उसका एक पंख खून से सना हुआ था। वो साफ तौर पर घायल था। शेरू 2 मीटर दूर था। बाज की नज़रें एकदम पैनी थीं और वो अपने सामने खड़े उस देसी कुत्ते को घूर रहा था। शेरू, पीछे हटो, यश शर्मा ने आवाज़ लगाई। वो देसी कुत्ता आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उस घायल बाज को घूरता रहा। उसकी नज़रों में यह एक खतरनाक जानवर था। तुम घायल हो, तुम्हें पट्टी बांधने की ज़रूरत है। जैसे ही यश शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, बाज ने तुरंत अपने बचाव के लिए अपने पंख फैला लिए। चलो कोई बात नहीं। ये देखकर यश शर्मा के पास हार मानकर घर के अंदर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेरू कुछ दूरी पर लेट गया और उसे देखने लगा।
वो घायल बाज जमीन पर खड़ा था, बड़ी चौकसी से अपने आसपास देख रहा था। वो उड़ना तो चाहता था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। यश शर्मा बाज को देखने के लिए 2 बार बाहर आया, लेकिन उसे अभी भी चौकन्ना देखकर उसे कोई सही तरीका नहीं सूझा। दोपहर में वो पहाड़ से नीचे गया। जाने से पहले उसने शेरू को खास तौर पर कोई गड़बड़ ना करने की चेतावनी दी। पहाड़ से नीचे जाने के बाद वो पहले खाना खाने घर गया और थोड़ा मीट मांगा। फिर वो क्लिनिक गया। उसका इरादा बाहरी चोटों के लिए कुछ दवा खरीदने का था, लेकिन तभी उसे सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट सुनाई दिया, कृपया इस तरह की दवा खुद बनाएं। खैर, लगता है कुछ दवायां मैं आगे से खरीद नहीं पाऊंगा। हार मानकर उसने सिर्फ कुछ पट्टियां खरीदी और वापस पहाड़ की तरफ चल दिया। उसने घायल बाज के सामने एक छोटे से बर्तन में कटे हुए मीट के टुकड़े रखे, फिर थोड़ा पानी भी रख दिया। घायल बाज बहुत चौकन्ना था और उसने कुछ भी नहीं खाया। भौ भौ, शेरू ने कुछ बार भौंका, मानो उससे कह रहा हो, खा ले, इस कुत्ते को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। दोपहर में यश शर्मा ने अपने पास मौजूद एक नुस्खे के आधार पर बाहरी चोटों के लिए दवा बनाने की तैयारी की। ये दवा उन दवाओं से अलग थी जो उसने पहले बनाई थी। इसे काढ़े की तरह उबालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे पीसकर पाउडर बनाना था। किस्मत से उसके पास अभी भी कुछ जड़ी बूटियां थीं और बाहर जड़ी बूटी के खेत में कुछ जड़ी बूटियां थीं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ देर काम करने के बाद वो लगभग तैयार था। उसे आखिरी स्टेप्स पूरे करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए इस दवा को इस्तेमाल करने से ठीक पहले तैयार करना ही बेहतर था। क्योंकि बाहर वाले बाज ने अभी तक अपनी चौकसी कम नहीं की थी, इसलिए यश शर्मा कमरे में ही रुका रहा और धीमी आवाज में शास्त्रों का जाप करने लगा। बाहर शेरू जमीन पर लेटा हुआ था और बाज को घूर रहा था। बाज बीच बीच में अपने पंख फड़फड़ाता था, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। आसमान धीरे धीरे काला हो गया, बाहर का तापमान और गिर गया और पहाड़ी हवा तेज हो गई। रात का खाना खाने के बाद पहाड़ के नीचे से लौटते हुए यश शर्मा ने बाज की तरफ देखा। उसने देखा कि वो पहाड़ी हवा में हल्का सा कांप रहा है, फिर भी वो अभी तक चौकन्ना था और बर्तन में रखा मीट वैसा का वैसा ही लग रहा था। कितना स्वाभिमानी जीव है, यश शर्मा ने हैरानी से कहा। रात गहरी हो गई। यश शर्मा ने कुछ देर पढ़ाई की, फिर बाहर देखने के लिए उठा। बाज अभी भी वहीं था, एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था। वो घायल था और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए शायद उसमें बहुत कम ताकत बची थी, फिर भी वो अड़ा हुआ था। एक रात बीत गई। अगली सुबह यश शर्मा जल्दी उठा और सबसे पहला काम उसने बाज को देखने का किया। वो अभी भी वहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बस मुश्किल से टिका हुआ है और उसकी नज़रें अब कल जितनी पैनी नहीं थीं। कुछ खा लो, यश शर्मा ने उसके सामने रखे मीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाज को उसकी बात समझ आई या नहीं। फिर उसने दिन भर के अपने काम और साधना शुरू कर दी। अध्याय 69। एक हसीना की नखरेबाजी, जड़ी बूटियां उगाकर दिमाग का दही। पहाड़ से नीचे आते हुए घायल बाज ने यश शर्मा की तरफ देखा। उसकी नज़रें अब उतनी खतरनाक नहीं लग रही थीं। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, यश शर्मा ने नोटिस किया कि कटोरे में रखा मीट थोड़ा कम हो गया है। अच्छी बात है कि तुम खा रहे हो, यह एक अच्छा संकेत था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक और रात बीत गई और सुबह जब यश शर्मा उठकर देखने गया तो उसने पाया कि कटोरे में मुश्किल से ही कोई मीट बचा था। सही बात है, बाजों को शायद पोर्क खाना पसंद नहीं होता, तो मैं तुम्हारा टेस्ट बदल देता हूँ। सुबह यश शर्मा पहाड़ से नीचे गया, थोड़ा खरगोश का मीट लाया और उसे बाज के कटोरे में डाल दिया। इस बार बाज की चौकसी काफ़ी कम हो गई थी। मुझे तुम्हारी चोट देखनी होगी, यश शर्मा ने उसके घायल पंख की तरफ इशारा किया। दोपहर में यश शर्मा ने कुछ दवा तैयार की, फिर खुद को पूरी तरह से कवर किया और बाज के पास गया। जैसा कि उसे लग ही रहा था, बाज बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था और यश शर्मा पर अपनी चोंच से वार कर रहा था। उसके पैने पंजों ने यश शर्मा के कब्जों में कई जगह कट लगा दिए थे। उनके बगल में शेरू घबराहट में बार बार उछल कूद कर रहा था और लगातार भौंक रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद यश शर्मा आखिरकार उस घायल जगह पर पट्टी बांधने में कामयाब हो ही गया, जिसकी कीमत उसे अपने एक जोड़ी कपड़े फाड़कर चुकानी पड़ी। वाकई एक शिकारी पक्षी है। यश शर्मा ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो पूरी तैयारी से गया था और उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना वो पैने पंजे आसानी से कपड़ों को चीरकर सीधे उसके शरीर को घायल कर सकते थे। ठीक है, अब अच्छे से आराम करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारी पट्टी बदल दूंगा, यश शर्मा ने बाज से मुस्कुराते हुए कहा और फिर अंदर जाकर अपने कपड़े बदलने चला गया। उस दोपहर जब वो घर पर खाना खाने के लिए पहाड़ से नीचे गया तो यश शर्मा ने शहर में घर खरीदने की बात फिर से छेड़ी और अपने माता पिता से पूछा कि वो क्या सोचते हैं। यश, माँ को सच सच बता, तेरे पास अभी कितने पैसे हैं? सुषमा शर्मा ने पूछा। करीब 10 लाख, 1 मिलियन के आसपास, यश शर्मा ने अपने कार्ड के पैसों को आधा करके बताया। उसे डर था कि अगर उसने ज़्यादा बता दिया तो दोनों बुजुर्ग डर जाएंगे। क्या तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर भी उसके माता पिता हैरान रह गए।
मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ बेची और कुछ दवाइयाँ बनाईं। थोड़े पैसे कमाने के बाद मैंने उन्हें बैंक में नहीं रखा, बल्कि कुछ शेयर खरीद लिए और थोड़े और पैसे बना लिए, यश शर्मा ने शांति से कहा। इतना आसान है? तूने 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा कमा लिए। हाँ, लगभग इतना ही। अभी कितना टाइम ही हुआ है, सुषमा शर्मा ने कहा। तूने पहाड़ को लीज पर लेने के लिए 4 लाख खर्चे और कार पर भी काफ़ी पैसे लगाए और तेरे पास अभी भी 10 लाख से ज़्यादा बचे हैं। अगर यह कहा जाए कि बुजुर्ग कपल को झटका नहीं लगा तो ये झूठ होगा। गांव के सैकड़ों लोगों में से ऐसा कौन था जो आधे साल से भी कम समय में लगभग 20 लाख 2 मिलियन कमा सके? यश, माँ को सच बता, तू कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है ना? सुषमा शर्मा ने चिंता से पूछा। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? और फिर मैं तो सारा दिन पहाड़ पर रहता हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? बात तो सही है, सुषमा शर्मा ने कुछ पल सोचा। लेकिन ये पैसे बहुत जल्दी आए हैं। ये बस एक इत्तेफाक था। शेयर बाजार में पैसे जल्दी आते हैं और जल्दी जाते हैं, तो तुझे ध्यान रखना होगा। इसीलिए तो मैं इसे निकालकर एक घर खरीदने की सोच रहा हूँ ना। तो खरीद ले। प्रकाश शर्मा ने आखिरकार फैसला सुना ही दिया। ठीक है, मैं किसी दिन शहर जाकर देख आऊंगा, यश शर्मा ने कहा। खाना खाने के बाद यश शर्मा वापस पहाड़ पर चला गया। उसने सबसे पहले समीर को मदद के लिए फ़ोन किया। आखिर वो रेनोवेशन के सामान का काम करता था और इस फील्ड की उसे अच्छी जानकारी थी, इसलिए यश शर्मा ने उससे पूछा कि लखनपुर शहर में अच्छे घर कहाँ मिल सकते हैं। रात में जब यश शर्मा बत्तियां बुझाकर सोने ही वाला था, तभी अचानक बाहर से जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आई। कोई फिर से गड़बड़ कर रहा है। ये सुनकर यश शर्मा ने जल्दी से कुछ कपड़े पहने और बाहर निकला। जब वो बाहर गया तो उसे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन शेरू दौड़ता हुआ बाहर आया और कुछ देर बाद वापस लौट आया। क्या हुआ शेरू? उसे सुनकर वो देसी कुत्ता जड़ी बूटी के खेत में घुस गया। यश शर्मा उसके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि किनारे की कुछ जड़ी बूटियों को कुतरने के निशान हैं। कोई जानवर जड़ी बूटियां चुरा रहा था। यह एक जानवर है, चलो ये थोड़ा ठीक है। यश शर्मा ने राहत की सांस ली। गुड जॉब शेरू, यश शर्मा ने उस देसी कुत्ते को सहलाया। फिर वो आराम करने के लिए अंदर चला गया। अगले दिन उसे जड़ी बूटी के खेत में उस जानवर के पैरों के निशान मिले जो कल रात चोरी करने आया था। वो एक जंगली खरगोश के निशान लग रहे थे। एक खरगोश, यह शायद वापस नहीं आएगा, है ना? ये जानवर बहुत डरपोक होते हैं। कल रात शेरू से डरने के बाद इसके वापस आने के चांस ना के बराबर थे। सुबह यश शर्मा ने बाज के लिए थोड़ा और खरगोश का मीट रखा, फिर अपने परिवार को बता दिया, अपनी माँ से जड़ी बूटी के खेत की रखवाली करने को कहा और खुद ड्राइव करके लखनपुर शहर चला गया। शहर में आने के बाद वो समीर से मिला, जिसने उसके लिए पहले ही कई घर छांट रखे थे। वे दोनों साथ मिलकर प्रॉपर्टी देखने गए। समीर ने अलग अलग लेआउट वाले 3 काफ़ी अच्छे रेसिडेंशियल कंपाउंड चुने थे। उनकी लोकेशन अच्छी थी, वे स्कूलों और शॉपिंग एरिया के पास थे और उनकी कीमतें भी उसी हिसाब से ज़्यादा थीं। इधर उधर देखने के बाद यश शर्मा को एक मल्टी स्टोरी लेआउट पसंद आ गया, जो करीब 130 स्क्वायर मीटर का था और उसमें गैराज भी था। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग 8 लाख। इस कीमत पर बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजू जैसे शहरों में कोई कबूतर के दरबे जितना कमरा भी नहीं खरीद सकता था। अपनी पसंद तय करने के बाद वो सारे कागजी काम पूरे करने के लिए सीधा समीर के साथ गया। ये सुनकर कि वो पूरी पेमेंट एक साथ कर रहा है, सेल्स ऑफिस वालों ने उसे 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। उसने बैंक में पैसे जमा किए और चाबियां ले लीं। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट कंपाउंड के रियल एस्टेट डेवलपर बनवा रहे थे और उन्होंने कहा कि यह करीब 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। घर तो खरीद लिया गया था, अब बारी थी रेनोवेशन की। चूंकि समीर इसी बिजनेस में था तो जाहिर सी बात है कि यह काम उसी को सौंपा गया। तो मैं इस घर के रेनोवेशन का काम तुम पर छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मैं इस पर काम करने के लिए एक अच्छी डिज़ाइन कंपनी ढूंढ लूंगा, समीर ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। थैंक्स, फिर तू मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? आखिरकार यश शर्मा ने घर की चाबियों का एक सेट सीधा समीर को दे दिया। जब तक ये सब खत्म हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी, करीब 2 बज रहे थे। यश शर्मा ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और उसे पार्टी दी। उन्होंने शराब नहीं पी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जैसे ही वो कार में बैठा, उसे एक फ़ोन आया। हेलो, बिजी हो क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी, बहुत ही मीठी और सौम्य। शहर में हूँ, बस घर निकलने ही वाला हूँ। कोई काम था? फ़ोन के दूसरी तरफ काव्या थी। मैंने पिछली बार के लिए तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा नहीं किया है। क्या आज रात हम साथ में डिनर करें? कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में इतने बिजी हो? क्या मेरे लिए तुम्हें डिनर की ट्रीट देना इतना मुश्किल है? फ़ोन पर आ रही आवाज़ में थोड़ी सी नखरेबाजी झलक रही थी।
जब कोई हसीन लड़की इस तरह नखरे दिखाती है तो ज़्यादातर लोग खुद को रोक नहीं पाते। ये यश शर्मा ने समय देखा। मुझे सच में आज रात वापस जाने की जल्दी है। कैसा रहेगा अगर हम किसी और दिन चलें? मेरी तरफ से ट्रीट। ठीक है फिर। दूसरी तरफ काव्या ने फ़ोन काट दिया। उसका छोटा सा चेरी जैसा मुंह थोड़ा सा फूल गया था। जब कोई खूबसूरत लड़की गुस्सा होती है तब भी वो बहुत प्यारी लगती है। ओए, क्या वो कोई लड़की थी? कार में बैठे समीर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, और तूने मना कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस जाकर जड़ी बूटी के खेत की देखभाल करनी है, यश शर्मा ने सफाई दी। यकीन मान, अगर मेरी आंटी को ये बात पता चल गई ना तो वो तुझे खूब डांटेंगी। समीर ने कहा। एक लड़की तुझे डिनर पर बुला रही है, कितनी बढ़िया बात है। सच बता, क्या वो बहुत बदसूरत है? वो बदसूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, यश शर्मा ने कहा। काव्या जैसी खूबसूरती बहुत कम देखने को मिलती है, वो बिना मेकअप के भी बहुत प्यारी लगती थी। अध्याय 70। हरियाली का एक बगीचा, फुसफुसाहटों का एक कमरा। और फिर भी तूने मना कर दिया भाई, तू जड़ी बूटियां उगाते उगाते पागल हो गया है क्या? समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा ना किसी और दिन। बहुत देर हो चुकी है और रात में पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना मुश्किल होता है, यश शर्मा ने शांति से कहा। उफ, मैं सच में तुझसे हार मान चुका हूँ, समीर ने कहा। अपने दोस्त को बाय कहने के बाद यश शर्मा ने घर के लिए ड्राइव किया, कार पार्क की और वापस पहाड़ की तरफ चल दिया। तू यहाँ एक बाज क्यों ले आया? पहाड़ पर पहुँचते ही सुषमा शर्मा ने पूछा। ओह, मैं आपको ये बताना भूल ही गया था। कहीं आप डर तो नहीं गईं? यश शर्मा को एहसास हुआ कि वो पहाड़ से नीचे जाने से पहले अपनी माँ को ये बताना भूल गया था। मैं ठीक हूँ, किस्मत से शेरू ने मुझे बता दिया था, सुषमा शर्मा ने कहा। इसके पंख पर पट्टियाँ क्यों बंधी हैं? ये घायल हो गया था और जड़ी बूटी के खेत में गिर गया था। यह अभी उड़ नहीं सकता, तो मैंने इस पर थोड़ी दवा लगा दी है। अच्छा, तो ऐसा है। क्या तूने घर खरीद लिया? हाँ खरीद लिया, तीसरी मंजिल पर है। कितना बड़ा है? 130 स्क्वायर मीटर। इतना बड़ा? कितने पैसे लगे? सुषमा शर्मा ने पूछा। करीब 8 लाख के आसपास। ये तो बहुत महंगा है। ठीक ही है, अगर यह किसी टियर 1 शहर में होता तो इतने पैसों में आप 20 स्क्वायर मीटर की जगह भी नहीं खरीद पाते। उसे कहते हैं असली महंगा, यश शर्मा ने कहा। वो खुद भी बड़े शहरों में घरों की कीमतें देखकर हैरान रह गया था। हम वहाँ नहीं जा रहे। खबरों में बताते हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा स्मॉग, धुंध होता है कि दिन में सूरज भी नहीं दिखता। वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। हाँ, हमारा गांव बेहतर है, यहाँ पहाड़, पानी और जंगल हैं, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस गांव की सादी जिंदगी से बहुत प्यार होने लगा था। ये तो है, हालांकि अगर मेरा एक पोता होता तो और भी अच्छा होता, सुषमा शर्मा ने साइड से जोड़ते हुए कहा। ओह माँ, क्या शनिवार नहीं आने वाला है? क्या दीदी वापस आ रही हैं? ये सुनकर यश शर्मा ने जल्दी से बात पलट दी। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उनकी बातों का फोकस अपनी तरफ खींच ले। लगता तो है, उसने कहा था कि वो वापस आ रही है। बढ़िया है, मैं उसे लेने के लिए कार लेकर जाऊंगा, यश शर्मा ने तुरंत कहा। तुझे शहर ज़्यादा जाना चाहिए, वहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं। हाँ 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 माँ, आपको घर जाकर खाना बनाना चाहिए, रास्ते में ध्यान से जाना। आखिरकार अपनी माँ को विदा करने के बाद यश शर्मा घायल बाज को देखने गया और उसे बिना पतला किया हुआ प्राचीन झरने का पानी दिया। यह पानी, जो पहाड़ों और नदियों के सत्व से बना था, उसके घाव को जल्दी भरने में मदद करेगा। बिल्कुल शेरू की तरह जब वो शुरू में आया था, बाज को भी ऐसा लगा कि उसने इस पानी की खासियत को पहचान लिया है और उसने पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। सच कहूँ तो ये पहली बार था जब यश शर्मा ने किसी बाज को पानी पीते हुए देखा था। यह उसे काफ़ी दिलचस्प लगा और वो अंदर जाने से पहले कुछ देर वहीं बैठकर उसे देखता रहा। चाय का एक कप, एक किताब, बाहर के बंजरपन के बीच इस हरियाली के बगीचे को देखना, सब कुछ कितना शांत हो गया था। छोटी सी कुटिया के अंदर मंत्र पढ़ने की आवाज़ गूंजने लगी। बाहर वो देसी कुत्ता खिड़की के पास आया, जमीन पर लेट गया और चुपचाप सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। घायल बाज कभी भी अपने पंख फड़फड़ाता था। वक्त ऐसे ही चुपचाप गुजरता रहा। रात धीरे धीरे छाने लगी। शाम को जब यश शर्मा डिनर के लिए घर गया तो उसने नोटिस किया कि उसके पिता के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ पापा, तुम्हारे रामलाल ताऊ आज कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, सुषमा शर्मा ने कहा। ये सुनकर यश शर्मा एकदम चुप हो गया। एक दुबले पतले बूढ़े आदमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो हमेशा खुशमिजाज रहते थे, उन्हें बीड़ी पीना और थोड़ी सी शराब पीना बहुत पसंद था। उनकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो गया था और उन्होंने अपने कई बच्चों को पालने पोसने में बहुत मेहनत की थी जो अब सब कामयाब हो चुके थे।
उन्होंने शहर जाकर आराम की जिंदगी जीने से साफ मना कर दिया था और गांव में ही रहकर खेती करने और भेड़ें चराने लगे थे। वो अक्सर यश शर्मा के घर थोड़ी देर बैठने के लिए आ जाया करते थे। अब वो 70 के पार थे। बस कुछ ही दिन पहले यश शर्मा ने उन्हें पहाड़ पर भेड़ें चराते हुए देखा था। डॉक्टर ने क्या कहा, वो क्या कहेंगे? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सुषमा शर्मा ने कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसके पिता इतने उदास क्यों लग रहे थे, आखिर वो उनके सगे चाचा थे। अगर तुम्हारे पास कल समय हो तो मेरे साथ शहर चलना, शराब का एक घूंट लेने के बाद प्रकाश शर्मा ने कहा। ठीक है। डिनर के बाद यश शर्मा वापस पहाड़ पर चला गया। वहां पहुंचकर वो अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, घातक रसौली, आज के समय में ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये लगभग मौत का ही दूसरा नाम है। एक बार अगर यह बीमारी हो गई तो समझो मौत का फरमान आ गया। जाहिर है कुछ लोग अपनी जिंदगी के कुछ दिन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके जीने का तरीका बहुत हद तक गिर जाएगा। ना सिर्फ उन्हें शरीर और दिमाग की दोहरी तकलीफ सहनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें इलाज का इतना भारी खर्च भी उठाना पड़ेगा जो एक आम परिवार झेल ही नहीं सकता। इस रहस्यमयी सिस्टम में क्या कैंसर के इलाज के लिए कोई चमत्कारी नुस्खे या जादुई घास है? उसने सिस्टम का पैनल खोला, लेकिन उसे औषधालय में इससे जुड़ा कोई नुस्खा, दवाई या जड़ी बूटी नहीं मिली। उसने सिस्टम से पूछा, लेकिन वहां से कोई जवाब या इशारा नहीं मिला। शायद मेरा लेवल बहुत कम है। अगले दिन यश शर्मा सुबह जल्दी उठ गया। करीब 9 बजे अपने काम खत्म करने के बाद उसने अपनी मां के पहाड़ पर आने का इंतजार किया और फिर नीचे चला गया। वो अपने पिता के साथ लखनपुर शहर ड्राइव करके गया ताकि अपने रामलाल ताऊ से मिल सके, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। लखनपुर शहर पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ सामान खरीदा और जिला अस्पताल चले गए। वार्ड में यश शर्मा ने उस दयालु बूढ़े आदमी को देखा जिनसे वो काफी समय से नहीं मिला था। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, उनके चेहरे का नूर जा चुका था और उनकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। उनके कई चाचा और बुआ पास में बैठे थे, उनके चेहरों पर भी उतना ही दुख साफ नजर आ रहा था। क्यों ना हम अस्पताल बदल लें? चलो हम बरेली चलते हैं और वहां दिखाते हैं, वहां की फैसिलिटीज बेहतर हैं। इस बीमारी के साथ हम कहीं भी जाएं, बात एक ही है। वार्ड का माहौल बहुत भारी और उदास करने वाला था। यश शर्मा के पिता पहले से ही बहुत कम बोलते थे और इस हालत में वो और भी कम बोल रहे थे। उन्होंने सिर्फ कुछ सवाल पूछे और फिर चुप हो गए। बीच बीच में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उस बूढ़े आदमी की तरफ देख लेते थे। ये यश शर्मा के रामलाल ताऊ थे, उनके बहुत करीबी रिश्तेदार। उनके सगे दादाजी सबसे बड़े थे और 3 साल पहले ही गुजर चुके थे। उनके दूसरे दादाजी और भी पहले कई साल पहले बीमारी की वजह से गुजर गए थे। अब इस बूढ़े आदमी को ये बीमारी लग गई थी। वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद पेवान काढ़ा कुछ असर दिखा सके। यश शर्मा की आंखें चमक उठीं। बाप बेटे वार्ड में ज्यादा देर नहीं रुके और फिर विदा लेने के लिए खड़े हो गए। कमरे में मौजूद रिश्तेदार उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। लिफ्ट से नीचे लॉबी में आते हुए यश शर्मा को अचानक एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। वो काव्या थी। यश शर्मा, तुम अस्पताल क्यों आए हो? मेरे घर के एक बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं और मेरे पापा उनसे मिलने आए थे, यश शर्मा ने कहा। नमस्ते अंकल। ये सुनकर कि वो यश शर्मा के पिता हैं, काव्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट किया। नमस्ते। प्रकाश शर्मा के चेहरे पर मुस्कान बहुत कम ही आती थी। तो क्या तुम आज सुबह फ्री हो? अरे, मुझे अपने पापा को वापस छोड़ने जाना है। मैं खुद बस से वापस चला जाऊंगा। तुम रुको। यश शर्मा की बात पूरी होने से पहले ही प्रकाश शर्मा ने उसे बीच में टोक दिया। आप भी क्यों नहीं रुक जाते अंकल? मैं आप दोनों को एक सादा सा खाना खिलाती हूँ, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे घर पर कुछ काम है, प्रकाश शर्मा ने कहा। तुम दोनों जाकर खा लो। तो पापा, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। मैं खुद टैक्सी बुला लूंगा, प्रकाश शर्मा ने कहा। कम से कम मुझे आपको छोड़ने तो दो। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, काव्या ने कहा। ठीक है। काव्या को बाय कहने के बाद यश शर्मा ने अपने पिता को बस पकड़ाने के लिए स्टेशन तक छोड़ दिया।